अच्छा बच्चों, सो सॉरी, पीछे वाली वीडियो जो है वो कट हो गई थी। सो हम लोग बात कर रहे थे कि कौन कौन से फैक्टर्स है जो अब्जॉर्प्शन पे अफेक्ट करते हैं। तो हमने देखा था सरफेस एरिया, ब्लड फ्लो, कांटेक्ट टाइम का, कि जितनी देर आपकी ये ड्रग आपकी मेम्ब्रेन के साथ कांटेक्ट में रहेगी, जितना ज़्यादा कैरियर प्रोटीन्स के कांटेक्ट में रहेगी, उतना ज़्यादा उसकी अब्जॉर्प्शन जल्दी से होगी। जितने दूर होगी उतना ज़्यादा अब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगी। पोलैरिटी पे भी डिपेंड करता है। अब पोलैरिटी का मतलब यह है कि चार्ज क्या है ड्रग के ऊपर। कुछ चार्ज पॉजिटिव चार्ज की ड्रग होती है, कुछ नेगेटिव चार्ज की ड्रग होती हैं, और कुछ के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। अब देखें, आपकी जो मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन ऑलरेडी चार्ज होती है। आउटसाइड आपके पास मेम्ब्रेन नेगेटिव होती है, इनसाइड मोर पॉजिटिव होती है। सो अब आपके पास कोई ड्रग आती है जो चार्ज है, लाइक नेगेटिव चार्ज है, सो पहले ही ऊपर नेगेटिव चार्ज है, वो उसको रिपेल करेगा। पॉजिटिव चार्ज ड्रग आती है तो पॉजिटिव चार्ज ड्रग को नेगेटिव तो अट्रैक्ट करेगा, बट यहाँ पर जो अंदर पॉजिटिव है वो उसको कहेगा कि अब नहीं आने देना। लेकिन एक ऐसी ड्रग आती है जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, नो चार्ज, नो प्लस नो नेगेटिव। सो अब ये इजीली क्रॉस कर जाएगी। ठीक है, सो यही चीज़ कहते हैं कि जितनी ज़्यादा ड्रग पोलर होगी, चाहे उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो चाहे पॉजिटिव चार्ज हो, उसके लिए पास करना मुश्किल है। लेकिन जितना वो न्यूट्रल होगी उतना ज़्यादा उसके लिए पास करना ईजी है। इन सिंपल वर्ड्स में मैं ये कह देती हूँ कि अगर आपकी ड्रग पोलर है, यानी उसके ऊपर चार्जेस हैं, वो क्रॉस नहीं करेगी, और एक नॉन पोलर ड्रग जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है वो पास कर जाएगी। सो पोलैरिटी पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर वेट पे। ड्रग का साइज़ कितना है, ड्रग का मॉलिक्यूलर वेट कितना है। एक ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट वाली ड्रग को पास करना मुश्किल है। ठीक है, सो अब यहाँ पर आप लोग देखो कि एक ड्रग है जिसका साइज़ छोटू सा है तो वो जल्दी पास करेगा। एक ड्रग है जिसका साइज़ इतना बड़ा है, क्या ये पास कर सकता है? नहीं कर सकता। सो यही चीज़ आ जाती है मॉलिक्यूलर वेट पे। लिपोफिसिलिटी ये है कि वो लिपोफिलिक है या हाइड्रोफिलिक है। वाटर लविंग होगी तो उसके लिए एक्वस चैनल्स चाहिए, और हर जगह तो अब एक्वस चैनल हो नहीं सकते। तो यही चीज़ आ जाती है, जितनी ज़्यादा आपकी ड्रग लिपोफिलिक होगी, लिपिड लविंग होगी, उतनी ज़्यादा उसकी एब्जॉर्प्शन होगी। जितनी ज़्यादा कम होगी तो उतनी ज़्यादा नहीं। तो ये लिपोफिसिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है। लास्ट आ जाता है पीएच। पीएच ड्रग की भी और पीएच इन्वायरमेंट की भी, यानी ड्रग जिस इन्वायरमेंट में जाने वाला है। सपोज आपकी ड्रग स्टमक में जाने वाली है, स्टमक की पीएच 2 है, यानी एसिडिक पीएच है। सो और ड्रग हम किस पीएच की दे रहे हैं ये डिपेंड करता है। सो पीएच ऑफ द एनवायरनमेंट और पीएच ऑफ ड्रग पे डिपेंड करता है। सो अब यहाँ पे मैंने ये 2 डायग्राम्स बनाई हैं। मैंने आपको ये कंसेप्ट सिखाना है कि अगर आप एसिडिक ड्रग देते हैं तो वो कहाँ जाके सोलेबल होगी, अगर आप एक बेसिक ड्रग देते हैं तो वो जाके कहाँ सोलेबल होगी। सबसे पहली चीज़ जो आपने याद रखनी है कि जब भी हम कोई ड्रग बनाते हैं तो वो यहाँ तो वीक एसिड होती है या वो वीक बेस होती है। ठीक है, हम स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस नहीं दे सकते, पेशेंट उसको सर्वाइव नहीं कर पाएगा। हमेशा हम वीक एसिड और वीक बेस देते हैं। सो लेट्स सपोज ये एक वीक एसिड का केस है। ये एक लिपिड बाइलेयर की मेम्ब्रेन है, ड्रग ने यहाँ से यहाँ जाना है, अब्जॉर्ब होना है। सो ये एक HA ड्रग है, ये टूटेगा। ठीक है, क्योंकि वीक एसिड है, लेकिन टूटेगा तो सही, आयनाइजेशन होगी, H पॉजिटिव और A नेगेटिव निकलेगा। अब A नेगेटिव एक एनाइन है, चार्जेस हैं इसके ऊपर भी चार्ज है, इसके लिए पास करना ईजी नहीं है। इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। सो मैंने आपको पहले भी बताया कि जिसके ऊपर चार्ज नहीं होता वो ईजिली क्रॉस कर जाता है। सो अब HA ईजी क्रॉस कर जाएगा। अब अगर इस HA के साथ H पॉजिटिव रिएक्ट करेगा तो ये वापसी आयनाइज हो जाएगा, A नेगेटिव पे कन्वर्ट हो जाएगा। सो अब आपने अब याद रखना है कि जो आपकी ड्रग होती है एसिडिक ड्रग, वो इस फॉर्म में एक्टिव होती है, इस फॉर्म में। ठीक है, अब ज़्यादा H पॉजिटिव आएंगे तो वो ज़्यादा जल्दी से A नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, A नेगेटिव हमें चाहिए नहीं, A नेगेटिव एसिडिक ड्रग हमारे काम ही नहीं करेगी। नेगेटिव उसके ऊपर आ गया, किसी मेम्ब्रेन से पास ही नहीं करेगी, इफ़ेक्ट क्या शो करेगी। ठीक है, सो इसलिए अगर आप लेट्स सपोज कि ये एसिडिक ड्रग में अब जाना है स्टमक के अंदर, यहाँ पर ये स्टमक की बॉल आ गई है, स्टमक के अंदर H पॉजिटिव ज़्यादा है क्योंकि एसिडिक है, स्टमक की पीएच वैसे ही एसिडिक है, स्टमक में HCl है, H पॉजिटिव के फॉर्म में होगा, Cl नेगेटिव के फॉर्म में होगा। सो H का ये जो पॉजिटिव है ये इसके साथ रिएक्ट करके इसको इनइफेक्टिव बना सकता है, इनएक्टिव कर सकता है। सो इसलिए हम एसिडिक ड्रग को एसिडिक इन्वायरमेंट में नहीं दे सकते।
लेट्स सपोज आपके पास एस्पिरिन है, एस्पिरिन एक एसिडिक ड्रग है, हम एस्पिरिन को स्टमक में अगर दे दें तो स्टमक की वजह से इस एस्पिरिन वहाँ पर इनइफेक्टिव हो जाती है, ए नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाती है और वो अपना इफ़ेक्ट शो नहीं करती है। इसलिए हम एस्पिरिन के ऊपर कोट चढ़ाते हैं, उसकी कोटिंग करते हैं ताकि वो उसका जो कोटिंग है वो स्टमक की जो 2 pH है उसको सर्वाइव कर सके और फिर इंटेस्टाइन में जाके वो डिज़ोल्व हो। ठीक है, सो ये चीज़ आ गई कि आपकी जो एसिडिक ड्रग्स हैं वो कहाँ पर सोल्युबल होती हैं, वो कहाँ पर डिज़ोल्व होती हैं, बेसिक मीडियम के अंदर। हम उसके ऊपर ऐसी कोट हमें चढ़ाना पड़ता है ताकि वो स्टमक से सर्वाइव कर सकते हैं। नेक्स्ट बात आ जाती है बेसिक ड्रग की। अब बेसिक ड्रग भी हमारे पास हैं जैसे BH पॉजिटिव। अब ये जो BH पॉजिटिव है, H के ऊपर पॉजिटिव साइन है, ये जब आयनाइज होगा तो B न्यूट्रल और H पॉजिटिव। अब H पॉजिटिव नहीं जा सकता, ये भी नहीं जा सकता, पॉजिटिव चार्जेस हैं, चार्जेस मूव नहीं करते। ये न्यूट्रल है बेसिक ड्रग, ये मूव करेगी मेम्ब्रेन से। मेम्ब्रेन के मूव करने के बाद अगेन अगर इसके ऊपर H पॉजिटिव रिएक्ट करेगा तो ये अपने पॉजिटिव फॉर्म में आ जाएगी, यानी इनएक्टिव फॉर्म में आ जाएगी। तो अगर आप बेसिक ड्रग को H पॉजिटिव के साथ डालेंगे तो वो इस तरह से मूव करेगी। अब अगर स्टमक में आपकी बेसिक ड्रग आ गई है तो ज़्यादा से ज़्यादा H पॉजिटिव उसके ऊपर एक्ट करेंगे और ये फॉर्म बन जाएगी, और हमें चाहिए भी यही फॉर्म, हम क्योंकि ये फॉर्म ही इफ़ेक्टिव होती है बेसिक ड्रग की। सो इसीलिए हमारी जो बेसिक ड्रग्स हैं वो जल्दी से जाके स्टमक में ही अपना असर कर दिखा देती हैं और काम कर देती हैं। ठीक है, सो ये मैंने आपको पीएच का ओवरव्यू दे दिया कि पीएच किस तरह से काम करती है, ये जस्ट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी। ठीक है, सो मैंने कहा कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए आपकी। लास्ट चीज़ आ जाती है बायो अवेलेबिलिटी। बायो का मतलब क्या है, आपकी ड्रग। बायो का मतलब वैसे तो लाइफ होता है, बट यहाँ पर आप इसको ज्यूम करें ड्रग। अवेलेबिलिटी यानी ड्रग आपकी अवेलेबल कितनी है। ठीक है, यानी कितना टाइम है कि आपकी ड्रग एक आपके ब्लड के अंदर ही रहे। सो अमाउंट ऑफ ड्रग दैट रीचेज द सर्कुलेशन इन अनचेंज फॉर्म। ठीक है, अब क्या होता है कि हमारी जब ड्रग हम लोग ईट करते हैं सो जो लीवर है वो उसको मेटाबलाइज कर देता है और उसको चेंज कर देता है। ठीक है, उसकी जैसे यहाँ पर आपने देखा कि ड्रग चेंज हो जाती है जैसे ही वो अंदर आई है। ठीक है, सो ये है बायो अवेलेबिलिटी कि कितनी ज़्यादा ड्रग आपकी अनचेन फॉर्म में, जितनी ज़्यादा आपकी ड्रग अनचेन फॉर्म में होगी, एक्टिव होगी, उतना ज़्यादा वो काम करेगी। सो बायो अवेलेबिलिटी को हम परसेंटेज, इसका यूनिट होता है और F से हम इसको डोनेट करते हैं। सो इसका फार्मूला ये है एरिया, A से एरिया, अंडर, U से अंडर और C से कर्व। So area under the curve of your oral drug and area under the curve of your IV drug multiply by 100%। सो यहाँ पर ये ग्राफ हमारे पास दिया गया है, ये आप देख सकते हैं। सो ये वाला जो एरिया जिसको मैं अब हाईलाइट करूँगी, ये आपका एरिया अंडर द कर्व ऑफ ओरल ड्रग है, यानी आपकी ओरल ड्रग की कर्व इस तरह बनी है और वो इतनी देर तक रही है। अब मैं इसको मिटा रही हूँ, इसकी वैल्यू आप निकाल लेंगे और पुट कर देंगे फार्मूले में, लेकिन अभी ये फार्मूला यूज़ का नहीं है। अब IV के देखें तो IV की ये पूरा एरिया अंडर द कर्व है। ठीक है, सो ये IV का कर्व है, ये इसकी यहाँ तक जितनी वैल्यू बन रही होगी, लेट्स सपोज इसकी 100 बन रही है, इसकी 30 बन रही है, आप वही लिख देंगे। ठीक है, सो ओरल ड्रग की कितनी बन रही है, 30 बन रही है, आप 30 लिखेंगे, नीचे 100 लिखेंगे। मैं यहाँ पर इसको सॉल्व करके दिखा रही हूँ कि परसेंटेज F इज इक्वल टू 30/100 मल्टीप्लाई बाय 100%। सो यहाँ पर आप इसके ये ज़ीरो जो है वो आप काट देंगे तो ये तकरीबन आपके पास जो है वो कितने परसेंट बन जाती है। तो ये आपके पास 30 जो है वो परसेंट बन जाएगी, यानी 30% आपकी ये ड्रग अनचेंज फॉर्म में अवेलेबल होगी। हमने दी 100% बट वो जाके 30% बची, लीवर ने उसको, बाकी 70% उसका लीवर खा गया। ठीक है, सो ये फार्मूला है, इससे हम बायो अवेलेबिलिटी चेक कर सकते हैं कि ड्रग कितनी अवेलेबल है। जितनी ड्रग अवेलेबल होगी उतना वो फ़ायदा देगी, उतना ज़्यादा जल्दी असर करेगी। फैक्टर्स इसके हैं जो कुछ इस पे इफेक्ट करते हैं, जैसे फर्स्ट पार्ट मेटाबॉलिज्म इफेक्ट। ये क्या इफेक्ट होता है कि जब आपकी ड्रग अब्जॉर्ब होती है ना, एब्जॉर्ब होने के बाद जाके वो ब्लड में जाएगी, इंटेस्टाइन के ब्लड में, इंटेस्टाइन के ब्लड से ये जाती है पोर्टल वेन के अंदर। आपको पता है पोर्टल वेन आपके इंटेस्टाइन से सारा कुछ लेकर लिवर में डाल देता है। सो आपकी ड्रग उस वेन के ज़रिए से आपके लिवर में जाती है और लिवर के अंदर तो ड्रग जो है उसका बुरा हाल हो जाता है भाई, लीवर तो उसे कहीं का छोड़ता ही नहीं है ना,
लीवर उसको उसको जो है ना पूरा मेटाबोलाइज कर देगा और दोबारा ब्लड के अंदर शामिल कर देता है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं फर्स्ट पाथ मेटाबॉलिज्म इफ़ेक्ट। ठीक है, सो इसमें जब भी ड्रग इस प्रोसेस के ज़रिए जाती है, लेट्स सपोज हमने 100% ड्रग दी, वो गई फर्स्ट पाथ मेटाबॉलिज्म में, जब वो वापसी आएगी ना 30% बची हुई होगी, 20% बची हुई होगी। सो इस तरह होता है। जैसे लेट्स सपोज मैंने आपको नाइट्रोग्लिसरीन की एग्जांपल दी थी, तो नाइट्रोग्लिसरीन 100% जब हम देते हैं ना, तो 90% जो हेपेटिक है, हमारा लीवर है, वो उसको मेटाबोलाइज कर देता है, सिर्फ 10% वो बाहर निकलती है। ठीक है, तो ये फैक्टर्स हैं। अब जितना ज़्यादा फर्स्ट पाथ हेपेटिक मेटाबॉलिज्म होगी, उतनी बायो अवेलेबिलिटी कम होगी। ड्रग की सॉल्युबिलिटी भी मैटर करता है, ड्रग लिपिड सॉल्युबल है या हाइड्रोफिलिक है। अगर लिपिड सॉल्युबल है तो उसकी बायोअवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी, अगर हाइड्रोफिलिक है तो वो उसकी बायोअवेलेबिलिटी कम होगी। केमिकल इंस्टेबिलिटी भी है, ड्रग की केमिकल नेचर कैसी है। ठीक है, जैसे मैंने हेपरिन का बताया, इंसुलिन का बताया कि वो अनस्टेबल है। ठीक है, अगर ड्रग आपकी अनस्टेबल है, उसकी बायोअवेलेबिलिटी नहीं होगी। इस तरह एक और एग्जाम्पल है पेनिसिलिन जी की, उसको भी हम आईवी के ज़रिए से देते हैं, ओरली भी ले सकते हैं, वो पीएच के गैस्ट्रिक पीएच को सर्वाइव नहीं कर पाती। तो पेनिसिलिन की ना बहुत सारी टाइप्स हैं, पेनिसिलिन जी, पेनिसिलिन वी। जो आपकी पेनिसिलिन वी है ना, वो सर्वाइव कर जाती है, वो स्टेबल है। पेनिसिलिन जी सर्वाइव नहीं करती। तो ये टाइप्स पे डिफरेंस आ जाता है। नेक्स्ट है नेचर ऑफ ड्रग। वही बात हो गई कि सॉल्युबिलिटी उसकी कैसी है, लिपिड की नेचर की है, वाटर नेचर की है, कोटिंग हुई है या नहीं, पार्टिकल साइज छोटा है या नहीं, पार्टिकल साइज छोटा है तो बायोअवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी। जस्ट लाइक दैट कि एब्जॉर्प्शन में भी हमने ये कहा था ना कि लिपिड सॉल्युबल है तो एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी, स्टेबल है तो ज़्यादा एब्जॉर्प्शन है, साइज़ कम है तो एब्जॉर्प्शन ज़्यादा है। सो वही चीज़ आ जाती है। लास्ट जो टर्म इसके अंदर एक्सप्लेन की गई है वो है बायो इक्विवेलेंस। बायो मीन ड्रग, इक्विवेलेंस का मतलब है इक्वल होना। किस चीज़ का इक्वल होना? बायो अवेलेबिलिटी का इक्वल होना। अगर दो ड्रग्स जिनकी बायो अवेलेबिलिटी इक्वल होगी, उनकी बायो इक्विवेलेंस हम उनको कहेंगे। यानी क्या कि उस ड्रग की कुछ चीज़ें सेम होंगी, लाइक उनकी डोजेज सेम होगी। यानी उन दोनों ड्रग को मैंने 100 mg दी है, तो एक ड्रग को अगर मैंने 100 mg दी है, दूसरे को भी मैं 100 mg दूंगी। डोज सेम होगी। दूसरी चीज़ ये आ जाती है उनकी स्ट्रेंथ सेम होगी, उनके अंदर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट मैंने डालना है, एक्टिव इंग्रेडिएंट वो भी सेम होगा। उनका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी सेम है। लेट्स सपोज अगर मैंने एक को ओरली दिया है, दूसरा को भी मैं ओरली ही दूंगी। सो इन चीज़ को कहते हैं हम थेराप्यूटिक इक्वलेंस, कि दोनों की थेराप्यूटिक इक्वल आएगी। यानी दोनों को ओरली दिया, दोनों के एक्टिव इंग्रेडिएंट एक है, दोनों की डोजेज सेम है, तो दोनों काम भी एक जैसा ही करेंगी। इस चीज़ को हम बायो इक्वलेंस कहते हैं। ठीक है, सो ये एब्जॉर्प्शन का हम सारा पढ़ चुके हैं कि एब्जॉर्प्शन क्या है। ठीक है, सो ये पहला स्टेप हमने देख लिया है कि ड्रग ने बॉडी के अंदर जाके ड्रग ने क्या किया। पहले एडमिनिस्टर हुई, फिर एब्जॉर्ब हुई। अब नेक्स्ट काम आ जाता है इसकी डिस्ट्रीब्यूशन का। अब ड्रग ने होना है कि डिस्ट्रीब्यूट। कैसे डिस्ट्रीब्यूट होना है? आपके एब्जॉर्प्शन के अंदर जो आपकी ड्रग है वो ब्लड के अंदर जा चुकी थी, अब ड्रग ने जाना है जी डिस्ट्रीब्यूट होने। डिस्ट्रीब्यूट कहाँ पर होगी? डिफरेंट टिश्यूज़ के अंदर और बॉडी फ्लूइड्स के अंदर इस चीज़ में डिस्ट्रीब्यूट होगी। अब हम डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ चलते हैं। अच्छा, तो अब डिस्ट्रीब्यूशन में आपकी जो ड्रग है वो आपके ब्लड के अंदर है। ब्लड आपके बॉडी के अंदर 5 लीटर है। तो अब इस 5 लीटर के से ड्रग ने निकलना है और डिफरेंट बॉडी के जो फ्लूइड्स हैं और उनकी नेचर कितनी है, मतलब वो कितने ज़्यादा हैं। 42 लीटर्स है हमारे बॉडी का टोटल बॉडी फ्लूइड। ठीक है, सो अब इस 42 के अंदर 5 लीटर से निकल के 42 लीटर्स के अंदर इस ड्रग ने जाना है। अब ये 42 लीटर्स किस तरह से डिवाइड है, जस्ट मैंने एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने के लिए आपको बताया है कि हमारे बॉडी का फ्लूइड दो तरह का है। एक है वास्कुलर फ्लूइड, वी से वास्कुलर और फ्लूइड। एक है नॉन वास्कुलर फ्लूइड, नॉन वास्कुलर फ्लूइड। वास्कुलर फ्लूइड क्या है कि कोई वेसल्स के अंदर है। ठीक है, ब्लड वेसल्स के अंदर आपका वो फ्लूइड है। कितना फ्लूइड है? 4 लीटर्स। ठीक है, अब जो नॉन वास्कुलर फ्लूइड है, यानी आपकी ये सेल है, सेल के कुछ इर्द गिर्द आपका फ्लूइड होता है, कुछ सेल के अंदर भी फ्लूइड होता है, इसको भी हमने काउंट करना है। अब कुछ होता है आईसीएफ यानी इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, यानी ये सेल के अंदर का फ्लूइड कितना है? 28 लीटर। यानी इस सेल के अंदर 28 लीटर्स का फ्लूइड है। अब ये एक सेल की बात नहीं करी, आपकी बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स हैं उन सब के सेल्स के अंदर का फ्लूइड मैंने इकट्ठा करके लिखा और उनको हमने मेजर किया, वो 28 लीटर्स का फ्लूइड निकला। अब कुछ होता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड, आईसीएफ। आईसीएफ क्या है कि सेल के बाहर का फ्लूइड। ठीक है, जब हम इन दोनों को मिलाते हैं, ऐड करें, और ये 10 लीटर्स होता है, 28 + 10 करते हैं तो 38 लीटर्स। ये आपके पास आ जाता है एक्स्ट्रा
सेलुलर फ्लूइड, ठीक है, यानी जो सेल के बाहर और सेल के अंदर का सारा फ्लूइड मिला के वो आपके पास ECF बनता है। जब हम इस 38 लीटर्स को 4 लीटर्स में ऐड करते हैं, जो कि यहाँ से आया था वास्कुलर फ्लूइड का, इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास 42 लीटर्स बन जाते हैं। सो ये मैंने जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन दिया कि ये 42 लीटर्स कहाँ से आया। सो अब आपके ब्लड से यानी 5 लीटर से 42 लीटर्स के अंदर आपकी ड्रग में जाना है। तो फैक्टर्स क्या हैं इसके, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन को इफेक्ट करते हैं? ये 5 फैक्टर्स हैं जो इसके इफेक्ट करते हैं। सबसे पहले ब्लड का फ्लो। सिंपल सी चीज़ है कि ब्लड का फ्लो ज़्यादा होगा, ज़्यादा जल्दी से वो बॉडी फ्लूइड्स के अंदर जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ ये आ जाती है कि आपकी लिपोफिलिक ड्रग कितनी है, जितनी ज़्यादा लिपोफिलिक होगी उतनी ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन है। तो देख रहे हैं आपके चीज़ें सेम ही हैं। एब्जॉर्प्शन में भी यही फैक्टर्स थे, ब्लड फ्लो, लिपोफिलिक। फिर जब हमने बायो अवेलेबिलिटी के फैक्टर पढ़े उसमें भी यही तकरीबन फैक्टर्स थे। अब हम डिस्ट्रीब्यूशन में भी यही फैक्टर्स पढ़े हैं, तो बहुत सारी चीज़ें सेम ही हैं। तीसरा फैक्टर है कैपिलरी की परमेबिलिटी। अब इस कैपिलरी से ही बाहर निकलना है ना, डिस्ट्रीब्यूट होना है ब्लड में। सो मैं यहाँ पर कैपिलरी की डायग्राम बनाने लगी हूँ जस्ट कि आपको समझ आ जाए। आपको पता है कि कैपिलरीज बहुत नैरो सी होती हैं और एक्सचेंज करती हैं आपका मटेरियल। तो कैपिलरी के अंदर आपको पता है पोर्स होते हैं, ये पोर्स हैं आपके इस कैपिलरी के अंदर, और इन्हीं पोर्स से हम आपने पढ़ा है कि ब्लड जो है वो मूव करता है और चीज़ें जो है वो एक्सचेंज होती हैं, गैस भी यहीं से एक्सचेंज होती है। तो ये पोर्स जितने ज़्यादा होते हैं, देखिए, अब जितनी आपकी कैपिलरी परमेबल होगी उतना ज़्यादा जो इसके अंदर से मटेरियल है वो बाहर आएगा बॉडी फ्लूइड्स के अंदर, क्योंकि कैपिलरी के बाहर बॉडी फ्लूइड है सारा, उतनी ज़्यादा आपकी ड्रग बाहर आएगी, ठीक है। लेकिन अब ये एक अज्यूम कर लें, एक कैपिलरी है जो बिल्कुल उसके अंदर कोई स्पोर नहीं है, वहाँ से कोई चीज़ बाहर आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी। सो कैपिलरीज की भी ना डिफरेंट टाइप्स हैं। कुछ होती हैं फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज, कुछ होती हैं साइनसॉइड कैपिलरीज, कुछ होती हैं ब्लड ब्रेन बैरियर की कैपिलरीज, ठीक है। अब जो ब्लड ब्रेन बैरियर की कैपिलरीज होती हैं वो बिल्कुल इस तरह की होती हैं, उनके अंदर कोई पोर्स नहीं होते, यानी उससे कोई भी ड्रग बाहर नहीं आएगी। लेकिन जो कैपिलरीज आपके लीवर में, स्प्लीन में, किडनी में प्रेजेंट होती है ना, वो बिल्कुल इस तरह होती हैं, उनके अंदर पोर्स ज़्यादा होते हैं। सो अब आपकी जितनी कैपिलरी की परमेबिलिटी ज़्यादा होगी उतने ज़्यादा वो डिस्ट्रीब्यूट होगी। सो यही चीज़ एक्सप्लेन की गई है। ब्रेन में हमें कैपिलरी परमेबिलिटी चाहिए ही नहीं होती। अगर ब्रेन में कैपिलरी परमेबिलिटी ज़्यादा हो जाए तो आपका दिमाग समझ जाए डेथ हो जाएगी उसकी, क्योंकि ब्रेन में जो यहाँ पर जो कैपिलरी के अंदर ब्लड की कंपोजिशन होती है ना, उसके अंदर कार्बन की परसेंटेज ज़्यादा होती है, और अगर हम ब्रेन को वही कार्बोनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भेज दें ना, तो आपकी ब्रेन की डेथ हो जाए। तो ये चीज़ आ जाती है कि डिफरेंट वेस्ट भी हमारे ब्लड के अंदर मौजूद होते हैं। अगर वो वेस्ट वाला ब्लड आपके ब्रेन के CSF में घुस जाए तो आपके ब्रेन की डेथ हो जाएगी। इसलिए ब्रेन में कैपिलरी परमेबिलिटी कम है। इसी वजह से कुछ ड्रग्स हैं जो सिर्फ आपके ब्रेन पे इफ़ेक्ट करती हैं, ज़्यादातर ड्रग्स इफ़ेक्ट नहीं करती। चौथी चीज़ आ जाती है बाइंडिंग ऑफ ड्रग टू द प्लाज्मा प्रोटीन। अब आपकी बहुत सारी ड्रग्स हैं जो प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड करती हैं। अब इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको एक एग्जांपल के ज़रिए से समझाती हूँ और ड्रग इंट्रोडक्शन भी आपको समझ आ जाएगा। सो अब क्या होता है कि एक अल्ब्यूमिन प्रोटीन है जो कि आपके ब्लड के अंदर प्रेजेंट होती है, और उस अल्ब्यूमिन प्रोटीन को कुछ मैं इस तरह से ड्रॉ करती हूँ। सो आपकी ड्रग इसके साथ आके अटैच हो जाती है, ये उसके साथ एक कॉम्प्लेक्स बना लेती है। अब आपकी क्या होगा कि जैसे ये क्या उसके साथ बाइंड करता है तो ये आपकी ड्रग को इनएक्टिव कर देता है। ये आपके ब्लड के साथ ऐसे ही घूमता रहेगा, ड्रग भी ऐसे घूमती रहेगी। जैसे ही ये टारगेट साइड पे गया, लेट्स सपोज कि इस ड्रग में जाके किडनी पे इफेक्ट करना था, तो जैसे ही ये किडनी के करीब पहुंचेगा ये ड्रग को खुद से अलग कर देगा और फिर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। ये चीज़ हमें इस तरह फ़ायदा देती है कि हर ड्रग जो है, हम चाहते हैं कि कुछ ड्रग्स किडनी के लिए बनी होती हैं, हम चाहते हैं वो सिर्फ किडनी पे इफेक्ट करें और कहीं इफेक्ट ना करें। सो ये प्लाज्मा प्रोटीन की जो बाइंडिंग है ये हमें हेल्प करती है इसी चीज़ में कि वो पार्टिकुलर जगह पे ही इफ़ेक्ट करे, ड्रग इर्द गिर्द पे इफ़ेक्ट ना दिखाए अपना। सो वही चीज़ आ गई है, हमने बाइंड करना है प्लाज्मा प्रोटीन के साथ। अब ना बहुत सारी ड्रग्स हैं जो कि इसी तरह ही बाइंड करती हैं और फिर मूव करती हैं। पांचवा फैक्टर आ जाता है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी इसके डायरेक्टली, यानी जितना ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होगा उतना ज़्यादा आपकी ड्रग डिस्ट्रीब्यूट होगी। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ ड्रग विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द बॉडी फ्लूइड। कि एक अपेरेंट का मतलब क्या होता है? फर्जी।
हमने फ़र्ज़ कर लिया कि इतना वॉल्यूम ऑफ ड्रग जो है बॉडी फ्लूइड के अंदर है। अब आपके 42 लीटर्स टोटल बॉडी का फ्लूइड है, तो आपकी उस टोटल बॉडी के फ्लूइड के सारे 42 के अंदर तो आपकी ड्रग नहीं रह सकती ना, ठीक है। अब आप देखें, आप अज्यूम कर लें आपकी एक 5 mg की ड्रग है। क्या आप अज्यूम करते हैं कि 5 mg की ड्रग 4 लीटर्स में भी होगी, 28 लीटर्स में भी होगी, 10 लीटर्स में भी होगी? ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। सो आपकी जो 5 mg की ड्रग है या इससे भी ज़्यादा आप समझ लें 20 mg की ड्रग, वो इन सब में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकती है। सो हम अपेरेंटली हम फर्जी तौर पे फ़र्ज़ कर लेते हैं कि वो उस पूरे बॉडी फ्लूइड में उस पूरे 42 लीटर्स के अंदर वो प्रेजेंट है, बट ऐसा होता नहीं है, ठीक है। रियल बात ये है कि वो होता नहीं है, हम फ़र्ज़ कर लेते हैं। सो ये वीडी को हम इस तरह से इंट्रोड्यूस करते हैं वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को। तो इसका फार्मूला है कि वेट ऑफ ड्रग, कि वो वेट कितना है ड्रग का, 20 mg है, 5 mg है, 500 mg है, कितना mg है। वो डिवाइड करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन प्लाज्मा, कि प्लाज्मा में कितनी कंसंट्रेशन है ड्रग की। तो वो एब्सोल्युटली बात यह है कि अगर आपने 20 mg की ड्रग दी है और आप ये अज्यूम करते हैं कि उसकी कंसंट्रेशन भी प्लाज्मा में 52 होगी, ऐसा होता नहीं है, ठीक है, डिफरेंस होता है। सो ये अपेरेंटली हम चेक कर लेते हैं कि कितना डिस्ट्रीब्यूशन है। सो ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन मैंने बताई है कैसे बॉडी फ्लूइड के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब देखिए, हर ड्रग तो मैंने कहा कि हर चीज़ में नहीं होगी, कुछ ड्रग प्लाज्मा में होगी, कुछ ड्रग ECF में होगी, कुछ टोटल बॉडी फ्लूइड में होगी। अब कौन कौन सी ड्रग है जो बस प्लाज्मा में ही रह जाएगी, बाहर नहीं आएगी? वो ड्रग जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा, जो प्रोटीन के साथ बाउंडेड होगी। देखिए, जितनी ज़्यादा ड्रग आपकी इस प्रोटीन के साथ बाउंडेड रहेगी, उतना ज़्यादा उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कम होगी, यानी वो मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकती अब, ठीक है, क्योंकि साइज़ बढ़ गया है, ठीक है। अब इस साइज़ ने यहाँ पर गुजरना है या सिर्फ इस साइज़ ने गुजरना है, कौन ज़्यादा जल्दी गुजरेगा? एब्सोल्युटली ये साइज़ कम है, ठीक है ना। सो ये चीज़ आ जाती है। सो अब वो ड्रग जिसका मॉलिक्यूलर वेट यानी साइज़ भी बड़ा है, ऊपर से वो प्रोटीन बाउंडेड भी है, तो वो तो प्लाज्मा में ही रहेगी, उसने बाहर आना ही नहीं है, ठीक है। सो ये डिफरेंट जगह हैं, यानी आपका ये प्लाज्मा है, ये प्लाज्मा है, प्लाज्मा के अंदर आपका ECF आ जाता है, ये सारा ECF है आपका। ECF के अंदर आपका सेल आ जाता है, सेल के अंदर इंट्रासेलुलर फ्लूइड आ जाता है, ठीक है। और दो सेलों के बीच में जैसे इंटरस्टिशियल फ्लूइड IF आता है। IF इधर है जो कि 10 लीटर्स होता है, इंटरसेलुलर फ्लूइड 28 लीटर्स है, ECF आपके पास 38 लीटर्स आ जाता है, और ये प्लाज्मा है जो कि 5 लीटर्स है। अब आपकी ये ड्रग है, इस ड्रग ने इधर जाना है, अगर इसका मॉलिक्यूलर वेट बड़ा है और ये प्रोटीन के साथ भी बाउंडेड है, तो ये इधर नहीं जाएगा, ये प्लाज्मा में ही रहेगा, ठीक है। वही चीज़ मैंने एक्सप्लेन की है कि अगर ये ड्रग है और ये इस तरह से प्लाज्मा प्रोटीन में ड्रॉ करने लगी हूँ, ये कुछ इस तरह से प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाउंडेड है, अब ये इधर से नहीं जा सकता, ये प्लाज्मा में ही रहेगा,